बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा रिएक्शन है स्टडी ऑफ रिएक्शन इन लिक्विड BrF3, यानी कि ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड में अगर ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड को एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जाए तो केमिकल रिएक्शंस की नेचर किस तरह की होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना होगा कि ये जो ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड है ये रिएक्टिव होती है, यानी कि इट्स अ रिएक्टिव सॉल्वेंट। तो नॉर्मली हमें रिएक्टिव सॉल्वेंट चाहिए तो नहीं होते, मगर कुछ केमिकल रिएक्शंस में ये इस्तेमाल होता है तो हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये रिएक्टिव सॉल्वेंट है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। तो जो चीज़ हमें यहाँ पर प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, याद करने की ज़रूरत है, वो तो हम यहाँ पे लिख देंगे, बाकी वैसे ही बताते चले जाएंगे। जैसा कि इसकी कलर पेल येलो लिक्विड होता है ये। इसके अलावा इसके फ्रीजिंग पॉइंट 9 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट तो वो है 9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसके अलावा इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 126 डिग्री सेल्सियस। ये आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि आपको इसके हवाले से लिक्विड रेंज याद करना पड़ती है, और वो लिक्विड रेंज क्या है इसकी 9 डिग्री सेल्सियस टू 126 डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए लिक्विड रेंज का ज़्यादा होना है इसके सॉल्वेंट को के इस्तेमाल होने के लिए इसकी प्रॉपर्टीज़ को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 117 डिग्री का गैप जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है, यानी वाटर से तो ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वाटर में तो 100 का गैप होता है, तो यहाँ पर लिक्विड रेंज ज़्यादा रहेगी। हाँ, इसकी विस्कोसिटी जो है 2.22 CCP, ठीक है, सेंटीपोज जो होता है, और 25 डिग्री सेल्सियस पे ये इसकी विस्कोसिटी होगी। डेंसिटी की ज़रूरत नहीं है हमें प्रिपेयर करने की, वो बहरहाल वो बता देते हैं 2.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट 25 डिग्री सेल्सियस। उसके अलावा स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो हमें याद रखनी चाहिए वो है 8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ ठीक है जी। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस वो हम क्या बता रहे हैं 2.84 मल्टीप्लाई बाई ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी। और इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो हम क्या जानना चाहते हैं, यहाँ पर हम ये बताएंगे कि ये रिएक्ट कर जाता है एस्बेस्टॉस के साथ। ठीक है, यानी हम अगर एस्बेस्टॉस यूज़ करते हैं नॉर्मली केमिकल रिएक्शंस के दौरान, तो प्लाटिनाइज एस्बेस्टॉस और दीगर तरह के एस्बेस्टॉस इस्तेमाल करते हैं, तो फिर ये एस्बेस्टॉस से रिएक्ट कर जाता है और केमिकल कंपाउंड कैल्शियम और मैग्नीशियम के फ्लोराइड्स को मतलब बना देता है, क्योंकि इसमें ये फ्लोराइड डोनेट करने वाला सॉल्वेंट है। तो अगर ये अपना फ्लोराइड डोनेट करेगा तो कैल्शियम फ्लोराइड या फिर मैग्नीशियम फ्लोराइड बन सकते हैं। तो ये मतलब नॉन एक्वस सॉल्वेंट के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करने वाले हैं। तो केमिकल रिएक्शंस देखते हैं BrF3 में। हम फर्स्ट रिएक्शन जो डिस्कस कर रहे हैं वो है एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन में क्या होता है, हम कहते हैं कि हमारे पास एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और इनके मिलने के नतीजे में क्या बनता है साल्ट प्लस सॉल्वेंट, यानी BrF3 अगर हमारे पास यहाँ पे सॉल्वेंट है तो वो बनना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसकी ऑटो आयोनाइजेशन देखते हैं कि BrF3 जैसे हम लिखते थे ना हाइड्रोनियम BrF3 प्लस BrF3, जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो BrF2 प्लस BrF4 नेगेटिव। ये बिल्कुल ऐसे ही देखें, यहाँ पे एक फ्लोरीन जो है या एक फ्लोराइड जो है वो इसने यहाँ से डोनेट कर दिया है, तो यहाँ पे बच गया है BrF2 प्लस, यानी कि एक फ्लोराइड आइन अपना इलेक्ट्रॉन के साथ गया तो प्लस चार्ज लिखा हमने। इसके अलावा यहाँ पे 2 प्लस, ये 2 नीचे लिखना हमने, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर आएगा इसके ऊपर। ठीक है, और ये 4 नीचे लिखना हमने। ठीक है, हम इसको दोबारा लिख लेते हैं, ये BrF3 प्लस BrF3, तो ये इस तरह से लिखेंगे BrF2 प्लस, क्योंकि एक फ्लोराइड इसने डोनेट कर दिया है और ये एक फ्लोराइड एक्सेप्ट करने के बाद BrF4 नेगेटिव, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। ये बिल्कुल ये ऑटो आयोनाइजेशन शो कर रहा है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे वाटर से रिएक्ट करता है H2O प्लस H2O, ये ऑटो आयोनाइजेशन शो करने के लिए हम रिएक्ट किया इनको आपस में लिखा करते थे ना, तो एक हाइड्रोजन आयन इसको डोनेट करके हाइड्रोनियम आयन बना करता था और यहाँ से एक्सेप्ट करके यहाँ पे
अगर इसने डोनेट कर दिया तो ये हाइड्रोक्सिल आयन पीछे बच गया, ठीक है। तो इस तरह से ये केमिकल रिएक्शन हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। जिसने एक फ्लोराइड इसको डोनेट किया तो ये BrF2 बचा पीछे, ठीक है, और ये हमारे पास कैटाइन, और इसके अलावा ये एनायनिक ग्रुप आ गया हमारे पास। अब इनके हवाले से रिएक्शंस की बात करते हैं, तो रिएक्शंस किस तरह से हम लिखेंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन हम लिखने जा रहे हैं जी, ये रिएक्शन जो है कम से कम 2 या 3 रिएक्शन आपने प्रिपेयर करने हैं इनके। BrF2 और पॉजिटिव चार्ज लिखा हमने, सारी बात है कैटाइन है, और इसके अलावा AuF4 नेगेटिव, ये एनाइन। अब कैटाइन और एनाइन मिलके रहते हैं ना, सारी बात है। तो हमारे पास ये एक साल्ट की सूरत में मौजूद है, प्लस Ag प्लस BrF4 नेगेटिव। ये सेकंड है, इनमें एक एसिडिक साल्ट है, एक बेसिक साल्ट है। तो अब हमारे पास क्या बनेगा, Ag AuF4 प्लस 2BrF3। ये देखिए हमारा सॉल्वेंट बना, यानी सॉल्वेंट में केमिकल रिएक्शन होने वाला है। एसिडिक साल्ट और बेसिक साल्ट आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, साल्ट और सॉल्वेंट बनाएंगे, यानी एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं, इस तरह से आप इसको शुमार कर लेंगे। एक और केमिकल रिएक्शन भी हम यहाँ पर लिख रहे हैं, BrF2 प्लस नेक्स्ट एंटीमनी F6 नेगेटिव, प्लस सेकेंड साल्ट क्या लिख रहे हैं जो बेसिक है हमारे पास, KF प्लस BrF4 नेगेटिव। अब ये आपस में रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट क्या बनेगा, पोटाशियम एंटीमनी F6, ठीक है, प्लस 2BrF3। तो ये एसिड बेस रिएक्शन हमारे पास 2 एग्जांपल आप लिख लेंगे तो ये काफ़ी रहेगा इसके लिए। तो इसमें भी सॉल्वेंट BrF3 मौजूद है, तो ये रिएक्शन बस आपको याद रखना है। तो ये फर्स्ट रिएक्शन हमने डिस्कस किया, ये सेकंड रिएक्शन डिस्कस किया। अब सेकेंडली हम बात करेंगे सॉल्वोलाइसिस रिएक्शन की। अब सॉल्वोलाइसिस रिएक्शन क्या होते हैं, ऐसे रिएक्शन जिनमें सॉल्वेंट 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, ब्रेक डाउन कर दी जाती है साल्ट की तरफ से। तो यहाँ पे हम उसके एग्जांपल लिख रहे हैं, पोटाशियम नाइट्रेट जब रिएक्ट करता है ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड के साथ, जो सॉल्वेंट है हमारा, तो क्या करेगा, KBrF2। देखें यहाँ से एक फ्लोराइड रिमूव हो गया, उसकी जगह पे पोटाशियम अटैच हो गया, तो KBrF2 प्लस NO2 प्लस BrF4 नेगेटिव प्लस 1/2 O2। तो ये हमारे पास एक सॉल्वोलाइसिस का रिएक्शन देखा हमने कि सॉल्वेंट BrF2 अलग हो गया, F नेगेटिव अलग हो गया, तो F नेगेटिव यहाँ पे सेकंड वाले ने अटैच कर लिया अपने साथ, BrF4 नेगेटिव बन गया, यानी एक ही डिकम्पोज हुआ है ना एक सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल। तो इस तरह से वो डिकम्पोजिशन देखने की वजह से हमने इसको कहा कि सॉल्वोलाइसिस रिएक्शन है। एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, वो कदरे आसान एग्जांपल है कि N2O4 प्लस BrF3। तो बैलेंस करने के लिए हमने इसके साथ 2 लिखा, और ये क्या बनाएगा जी प्रोडक्ट में हमारे पास, 2NO2 पॉजिटिव प्लस BrF4 नेगेटिव प्लस BrF2 पॉजिटिव। अब देखें यहाँ पर BrF3 था ना, तो वो एक फ्लोराइड यहाँ पे इसको डोनेट कर दिया, तो ये सॉल्वोलाइसिस हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। ये रिएक्शन भी हो गया। अब है सॉल्वेशन रिएक्शन। अब सॉल्वेशन रिएक्शन में क्या होगा, हम कहते हैं कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं साल्ट को। तो इसमें सॉल्वेशन रिएक्शन में हम देखते हैं कि अगर हम पोटाशियम फ्लोराइड को ऐड कर दें मतलब मुतालिका सॉल्वेंट में BrF3 में, तो क्या होगा, ये हमारे पास सॉल्वेशन के बाद KF डॉट BrF3 यानी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से BaF2, ये बैरियम फ्लोराइड जो है, इसको जब ऐड करते हैं तो देखेंगे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इसको तमाम अतराफ से, बैरियम को अलग से और फ्लोराइड को अलग से इस तरह से सराउंड करके ये 2BrF3, इसी तरह से स्टेनिक फ्लोराइड 2BrF4
F3, तो ये सॉल्वेशन रिएक्शन हुए। ठीक है, तो जब अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के फ्लोराइड्स वो लेविस एसिड्स के तौर पे जब डिज़ोल्व की जाते हैं, यानी लेविस एसिड जो हमारे पास है BrF3, उसमें जब डिज़ोल्व की जाते हैं तो ये डिज़ोल्व हो जाते हैं और अडक्ट देते हैं। जिस तरह कि हमारे पास जो भी प्रोडक्ट दिए, ये जो हमारे सामने जो चीज़ें हैं वो अडक्ट के तौर पे काम कर रही हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की। ठीक है, तो फोर्थ रिएक्शन है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है, देखिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेंगे। जिस तरह से हम एरम फ्लोराइड बनाते हैं, तो हम जब गोल्ड का रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, सॉल्वेंट यूज़ करेंगे 2BrF3, तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा। यानी कि यहाँ पर हमें मालूम है कि ये लेविस एसिड है, मतलब तो यहाँ पर ये क्या करेगा, BrF2 पॉजिटिव प्लस, यानी सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव आ गया था, तो अब इसके बाद यहाँ पे AuF, यहाँ पे हम AuF लिखेंगे नेगेटिव। ठीक है, और 120 डिग्री सेल्सियस पे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, AuF3 प्रेसिपिटेट बन जाएगा और फिर BrF3 यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से हमारे पास रिएक्शन हुआ। तो ये हमारे पास एक ही रिएक्शन इसके लिए काफ़ी रहेगा। एक और रिएक्शन भी चले हम लिख लेते हैं, जिस तरह से नाइट्रोसाइल क्लोराइड हमारे पास NOCl, तो जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं SnF4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ BrF3, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा NO2 SnF, हमारे पास ये आ जाएगा 6, ये प्रेसिपिटेट की सूरत में नीचे बैठ जाएगा। तो यहाँ पर एज अ सॉल्वेंट हम यूज़ कर रहे हैं BrF3। ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ केमिकल रिएक्शन जो हमने अभी डिस्कस किए, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के हवाले से भी बात हो गई। ठीक है, अब अगर हम डिटर्मिनेशन करना चाहते हैं किस चीज़ की, मतलब ऑक्सीजन की मेटल ऑक्साइड्स के अंदर, तो तब भी हम यही इसी तरह का सॉल्वेंट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीजन इन मेटल्स ऑक्साइड्स। ठीक है जी, मेटल ऑक्साइड में इनको डिस्कस करना है जब हमने, जैसा कि हम सीरियम के ऑक्साइड हैं SeO2 प्लस 2BrF3, जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, सीरियम हेक्साफ्लोराइड। ठीक है जी, SeF6 प्लस Br2 प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, इसी तरह से यूरेनियम के जो ऑक्साइड हैं U2O5 प्लस 2BrF3, जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, यूरेनियम के अलावा F2 सॉरी और OF2 प्लस 2O2। ठीक है, तो ये डेजोल्यूशन रिएक्शन होता है, मेटल जो है वो डिज़ोल्व हो जाती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें। ठीक है, डिज़ोल्व होने के बाद फिर ये BrF3 उसके साथ मतलब रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर हम मेटल के ऑक्साइड्स, मतलब यहाँ पे कि मेटल के ऑक्साइड्स की डिटर्मिनेशन के लिए मालूम करने के लिए आया ऑक्साइड मौजूद हैं या नहीं है, तो हम इस तरह के मतलब BrF3 को एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। ठीक है,